जम्मू उधमपुर में तो जो मुझे लगता है लोगों में जो एक बलबला है, एक जोश है, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। और ये वोट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भले ही वो अपने नुमाइंदों से इतना ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी खड़ा होते हैं यहाँ पे तो वोट नरेंद्र मोदी को। आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर जो है यहाँ पर अभी बरकरार है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है। तो इस वक्त सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी लगती है तो वो भाजपा ही है। हम बहुत समय से देख रहे थे कि क्या इलेक्शन के आने से पहले कांग्रेस पार्टी जो दूसरी नेशनल पार्टी यहाँ पे अपने आप को क्या रीऑर्गेनाइज कर पाएगी। अभी तक नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को उन इश्यूज के अराउंड जिनके माध्यम से उनको वोट पड़ते उनके अराउंड उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। जी देखिए कि जो जितनी भी ये सीटें हैं, 5 जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख की सीट है, इसमें मेन जो है मोदी फैक्टर मैटर करेगा, प्लस डेवलपमेंट फैक्टर करेगी। हालांकि बीजेपी ने अपने वर्कर्स को, जितने बूथ के जो इंचार्ज हैं, उनको ये भी बोला है कि मंदिर एक मुद्दा नहीं है। उसके दौरान जो हमने काम किए हैं, जो हमने बेनिफिशियरी को फायदा दिलाया है, फ्री राशन दिलवाया है और बाकी जो इंश्योरेंस कवर है, हाउसलेस लोगों को हाउस दिए हैं, ये इश्यूज लेकर आप बेनिफिशियरी को इन्वॉल्व कीजिए और उनको साथ लेके चलिए। नमस्कार, न्यूज तक पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील भट्ट है और आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के ऐतिहासिक बावे किले के सामने। मैं आपको जानकारी दे दूं इस किले के बारे में। ये एक ऐतिहासिक किला है जो कि जम्मू शहर में स्थित है और ये किला जो है साक्षी रहा है। जितनी उथल पुथल यहां पर रही है सैकड़ों वर्षों से, उसका ये साक्षी रहा है। इस किले का निर्माण बाहुलोचन ने किया था और बाहुलोचन के जो भाई थे जम्बूलोचन, उन्होंने यहां पर तवी नदी के तट पर, जो कि कथा है कि तवी नदी के तट पर उन्होंने शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते हुए देखा था। और तब उनको यह एहसास हुआ था कि अवश्य ही ये एक पवित्र स्थान है कि जहां पर जीव जंतु इतनी शांति के साथ रहते हैं। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये तवी नदी है जो कि जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है और जम्मू शहर जो है तवी नदी के तट पर ही स्थित है। तवी नदी जो है सनातन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य पुत्री है, यानी कि सूर्य देव की पुत्री है। और यहां पर इस पूरे स्थान का काफी ज्यादा महत्व है। और अगर हम इस पूरे क्षेत्र की तरफ देखें तो जम्मू शहर का मनमोहक दृश्य यहां से नजर आता है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई बाहू किले की और यहां से मुबारक मंडी भी हम देख सकते हैं जो कि डोगरा महाराजाओं की यहां पर सीट हुआ करती थी, यानी कि यहीं से वो अपना राजपाट चलाते थे। तो काफी ऐतिहासिक ये पूरा स्थान है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम अभी वर्तमान की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। और खासतौर पर क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एक तरह से अगर हम देखें तो चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू आए थे और उन्होंने यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और उसके बाद एक तरह से जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही कहना है कि चुनावी बिगुल बज चुका है। मैं जो हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे बगल में यहाँ पर हैं संजीत खजूरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी समय तक ये सक्रिय रहे यहाँ पर जम्मू संभाग में पत्रकार के नाते। और साथ ही में हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय चरंगू। हालांकि ये तो एक कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति पर भी अपनी पैनी नजर रखते हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अश्विनी कुमार जी जो कि यहाँ पर काफी समय तक जो है पत्रकार के तौर पर सक्रिय रहे। यहाँ पर जितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो इनके ये जो है उस सब के साक्षी रहे हैं, इन सब को उन्होंने कवर किया है। तो हम इन सब से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में। लेकिन शुरुआत हम करेंगे एक मीठे गीत से, क्योंकि हमें पता है कि संजीत खजूरिया की जो वाणी है काफी मीठी है। हमने कई बार गीत भी सुने हैं इनसे। संजीत जी, राजनीति का गंभीर विषय है, लेकिन उससे पहले शुरुआत हम किसी गीत से कर लेते। देखिए, इस वक्त कहते हैं ना वो मेंटल मेकअप होता है कि गीत का है नहीं, पर दो पंक्तियां सुना दूंगा। चूंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने भी दो पंक्तियां बोली थी, तो उसी गीत की दो पंक्तियां।
ओ मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओ मिठड़ी है लोकें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। संजीत जी, इस समय जो समूचे देश में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका अर्थ भी बता दीजिए जल्दी। इसका मतलब यह है कि जो जम्मू के निवासी हैं, डोगरे जो यहाँ के हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। बड़ी मीठी उनकी बोली है, उनकी बातचीत करने का लहजा जो है उसमें बहुत मिठास है। ये इस गीत में कहा, जैसे खांड मीठी होती है ना, गुड़ मीठा होता है, इस प्रकार यहाँ के लोगों की बोली है। अच्छा संजीत जी, चुनावी बिगुल बज चुका है, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपके अनुभव के हिसाब से क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, खासतौर पर जम्मू संभाग में, और 2 बार यहां से जो है लगातार बीजेपी के सांसद चुनाव जीते हैं, जम्मू लोकसभा सीट से भी और उधमपुर लोकसभा सीट से भी। इस बार आपका अनुमान क्या कहता है? आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी पक्का कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने एक, आपने ठीक कहा कि चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और तैयारियां जो हैं शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव का और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब ये दफ़ा 370 टूटा है, 35 से ख़त्म हुआ है, उसके बाद यहाँ चुनावों को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। यहाँ तक मेरा मानना है कि जम्मू क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, उनमें भी परिवर्तन किया है। जैसे राजौरी पुंछ का इलाका जो है वो कश्मीर के कुछ इलाकों के साथ जोड़ दिया है। तो उस सीट पर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल हम जम्मू और उधमपुर पर चर्चा करें। जम्मू उधमपुर में तो जो मुझे लगता है लोगों में जो एक बलबला है, एक जोश है, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। और ये वोट, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भले ही वो अपने नुमाइंदों से इतना ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी खड़ा होते हैं यहाँ पे तो वोट नरेंद्र मोदी को। आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर जो है यहाँ पर अभी बरकरार है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर प्रतिक्रिया लेंगे अश्विनी कुमार जी की भी। अश्विनी कुमार जी, इस समय हम बावे किले के सामने खड़े हैं और बावे किले के अंदर माँ काली का मंदिर है, जिसको कि यहाँ लोग जो हैं बावे वाली माता के नाम से जानते हैं और जम्मू की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मुझे बताइए कि बावे वाली माता का आशीर्वाद इस बार किस पार्टी पर रहेगा? देखिए, अभी जो अगर 2014-2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस अगर आप देखते हो, तो उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए थे। उसके बाद पहली उनकी जो जनसभा थी वो हीरानगर से शुरू हुई थी और 2019 में भी ऐसे ही किया था उन्होंने, बट माता के दर्शन नहीं गए हैं। शायद क्या रीज़न है, इस दफ़ा भी नहीं गए हैं। बट जम्मू कश्मीर क्योंकि पूरे इंडिया का एक ताज है जिसे कहा जाता है, और वहाँ से ही ये कैंपेन शुरू करते हैं और ये उनकी एक पॉलिटिकल रैली थी। इनॉग्रेशन भी एक पार्ट था, बट पॉलिटिकल जो है उन्होंने बिल्कुल बजा दिया है पार्लियामेंट इलेक्शन का। इसलिए जो है अभी जो 6 सीटें हैं, 5 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की और 1 लद्दाख की सीटें हैं, इस दफ़ा जो है कुछ नया होने वाला है। कैंडिडेट्स भी चेंज होंगे। जो अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है? बिल्कुल जी, ये तो लास्ट मोमेंट पर किसी को नहीं पता है कि उधमपुर से कौन लड़ेगा, पुंछ राजौरी से कौन लड़ेगा, और अनंतनाग सीट जो है 3 पर तो नज़र बीजेपी की है इस वक्त, क्योंकि वो 3 सीटों पर है। बारामूला पर मे भी कोई बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकता है वहाँ से, और पॉसिबिलिटी है कि मे भी मुजफ्फर बेग को वो सपोर्ट कर दे, वहाँ से वो सीट भी ले ले, और जो कि पहले उनके दूसरी ऑपोजिशन के पास थी। और श्रीनगर की सीट जो है फारूक अब्दुल्ला के पास जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, तो मे भी अंडरस्टैंडिंग करके एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दे दिया जाए। और ऐसे लद्दाख की सीट जो है अभी तक तो कन्फ्यूजन में पड़ी है, हालांकि वो बीजेपी के पास सीट है, बट अभी लद्दाखियों के कुछ इश्यूज हैं, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो वो बीजेपी को भी सीट जाएगी। तो मुझे इन जनरल लग रहा है कि अगर एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी जाए और बाकी की सीटें बीजेपी कर लेती है, तो नेचुरली वो एज थोड़ा सा बढ़ जाएगा,
पहले जो 2 सीटें थी अभी 3 सीटें थी लद्दाख डालकर, तो वो 3 की जगह 5 हो सकती है। मतलब आप मानते हैं कि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा बरकरार बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल। हालांकि लोकल लोग हैं काफी खिलाफ हैं कुछ एंगल्स के ऊपर कि लोगों के पर्सनल काम नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। बट जब पार्लियामेंट की सीट का चुनाव होगा तो उस वक्त बीजेपी को वोट डालेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक टालेस्ट लीडर मान रहे हैं मोदी को। बट असेंबली में उनका व्यू पॉइंट जो बदल रहा है, जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि असेंबली में हम और कहीं वोट डालेंगे, बट पार्लियामेंट में हम जो है बीजेपी को ही वोट डालेंगे। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर अब बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय चरंगू से। जैसे कि मैंने कहा कि आपने इनको कई बार देखा होगा टेलीविजन पर भी, कश्मीरी पंडित समुदाय की बात ये डंके की चोट पे रखते हैं और राजनीति पर ये काफी अपनी जो है रुचि रखते हैं और जो राजनीतिक उथल पुथल चलती है उस पर नजर बनाए रखते हैं। डॉक्टर चरंगू, इस समय अगर हम देखें तो जम्मू शहर में ठंड अब कम हो चुकी है अभी, लेकिन गुलाबी ठंड अभी भी है, लेकिन राजनीति गर्मा गई है, राजनीति का पारा चढ़ गया है। तो क्या समझते हैं आप कि इस समय जम्मू कश्मीर में क्या होगा? क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती थी, जम्मू संभाग से बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। और जैसे कि संजीत खजूरिया जी कह रहे थे कि इस बार परिसीमन के बाद सीमांकन में कुछ बदलाव हुआ है, जैसे कि अब बीजेपी नजरें गड़ाई है अनंतनाग लोकसभा सीट की तरफ, क्योंकि अनंतनाग लोकसभा सीट में अब पुंछ जिला जो है पूरा जोड़ दिया गया है और राजौरी जिला जो है आधे से ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी नजरें गड़ाई हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो किसका पलड़ा भारी है और क्या यहाँ पर नतीजे आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दलों का ताल्लुक है तो इस वक्त सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी लगती है तो वो भाजपा ही है। हम बहुत समय से देख रहे थे कि क्या इलेक्शन के आने से पहले कांग्रेस पार्टी जो दूसरी नेशनल पार्टी यहाँ पे अपने आप को क्या रीऑर्गेनाइज कर पाएगी। अभी तक नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को उन इश्यूज के अराउंड जिनके माध्यम से उनको वोट पड़ते, उनके अराउंड उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज थी, जिनको मैं बहुत समय से कहता हूँ, खासतौर से पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं इनको हाफ फेस सेपरेटिस्ट पार्टीज बोलता हूँ। आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी पे कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल एलिट है वो उनकी सोच ये है कि जो धारा 370 के बारे में लोगों को कहा गया था वो अंतोगत्वा इंटेलेक्चुअली भी गलत निकला और लीगल लेवल पे वो खड़ा नहीं रह पाया। इसलिए वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में जो अंदर या पॉलिटिकल पार्टीज में जो करप्शन की प्रैक्टिसेस हैं, ये ज्यादा लोगों में है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई लीडरशिप सिंबल उनको नहीं लग रहा है कि ऐसा है जिसको लेके वो कह सकते थे कि ऑनेस्ट व्यक्ति है और जो राजनीति करता है बिल्कुल क्लियर करता है। इसलिए कुल मिला के अगर हम देखें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में और खासतौर से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद असेंबली इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो साफ तौर पर निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग को कि सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव भी हो जाने चाहिए। तो इस समय तो अटकलें ये भी चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। क्या ऐसा होगा आपके नजरिए से, हिसाब से? वो एक रिकमेंडेटरी प्रोसेस है, तो उसमें अगर मान लीजिए सरकार को लगता है और इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अभी असेंबली इलेक्शन करने का समय नहीं है, वो एक रिकमेंडेशन लेके जा सकते हैं। माहौल के हिसाब से लग रहा है कि शायद असेंबली इलेक्शंस की तैयारी अभी नहीं हो रही है, डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है। जहां तक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वक्त एज ऑन टुडे बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। वो मोर ऑर्गेनाइज रखती है और जिन इश्यूज के अराउंड उनको लोगों को समझते हैं कि लोगों को हम मोबिलाइज करें, उन इश्यूज को आर्टिकुलेट कर रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर के कुछ इशू को इकट्ठे करके जो एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण किया गया, इसके पीछे मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व होंगे, इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रश्न है। क्योंकि राजौरी पुंछ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ एक एरिया है, और साउथ कश्मीर कश्मीर का वो एरिया है कि जो बड़ा रेडिकलाइज्ड एरिया था या कम्युनलाइज्ड एरिया था, जहां पे बहुत ज्यादा पिछले 10 साल में वहां पे अलगाववादी फर्मेंट था। तो उनके कुछ एरियाज को
राजौरी पुंछ के साथ जोड़ना, ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव कॉरिडोर बिल्ड करने की एक प्रक्रिया साबित हो सकती है अगर सरकार ने प्रिकॉशंस नहीं लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये सोच जो वो समझते हैं कि हम कश्मीर और नॉन कश्मीर बेसिस पे हम वहां पे राजनीति कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी पोलराइजेशन हो सकती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, प्रो इंडिया और एंटी इंडिया। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे संजीत खजूरिया जी की। संजीत खजूरिया जी, डॉक्टर अजीत चरंगू जो है अनंतनाग लोकसभा सीट की बात कर रहे थे। देखिए, अगर हम परिसीमन से पहले अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें थी, अगर हम लद्दाख को छोड़ दें, क्योंकि लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें थी, 3 घाटी में और 2 जम्मू संभाग में। क्योंकि अब परिसीमन के बाद सीमांकन में बदलाव हुआ है और अनंतनाग लोकसभा सीट जो घाटी की थी उसमें जम्मू संभाग का पुंछ जिला जोड़ दिया गया है और राजौरी जिला का आधे से ज्यादा भाग जोड़ दिया गया है। और इसमें जातीय समीकरण जो है बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा करने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है और पहाड़ी वोट माना जा रहा है कि बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो मुझे बताइए कि वहां पर जातीय समीकरण क्या रहेगा और क्या बीजेपी जो नजरें गड़ाई हुई है अनंतनाग लोकसभा सीट पे, क्या वो जीतने में सक्षम रहेगी या वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा? देखिए, अभी कुछ कहना कि जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन प्रयास जो है हर राजनीतिक दल का रहता है। तो मैं तो इसे मानूंगा कि ये बीजेपी के जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं या सरकारें, इनकी बड़ी दूरदृष्टि थी कि सबसे पहले इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज किया, जैसे आपने कहा कि अनंतनाग का कुछ इलाका साथ लिया, और उसके बाद आपने देखा कि तुरंत इन्होंने अभी पहाड़ी जो वोटर है, पहाड़ी वोटर को शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा देके शामिल किया है। कोशिश राजनीतिक दलों की हमेशा वोट के एंगल से रहती है। यहाँ डॉक्टर साहब ने जो एक इशारा दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अनंतनाग का जो बहुत सा जो इलाका है वो रेडिकलाइज्ड लोग हैं वहाँ पे, वो एक चिंता का विषय होता है। लेकिन बीजेपी का ये सोचना है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब जैसे दूसरे गुज्जर बकरवाल का वोट भी मिलेगा और पहाड़ियों का अधिकतर चूंकि एक ज़्यादा वोट है इस क्षेत्र में, तो उनका, और बाकी जो हिंदू वोट थोड़ा जो राजौरी या पुंछ में है उसके ऊपर भी उनकी नज़र है। तो कोशिश है उनकी और ये कोशिश कामयाब भी हो सकती है। जी अश्विनी जी, ये जो अनंतनाग लोकसभा सीट की जो बात हो रही है कि वहां पर नया समीकरण बना है, पहाड़ी समुदाय को तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, लेकिन शुरुआत में बहुत ऐसी खबरें आई और हमने देखा भी कि गुर्जर बकरवाल समुदाय में काफी नाराजगी थी। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि उनका जो कोटा है सरकारी नौकरी में या शैक्षिक संस्थानों में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जो कोटा पहाड़ी समुदाय को मिलेगा ये अलग से मिलेगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी गुर्जर बकरवाल समुदाय का वोट और पहाड़ी समुदाय का वोट, ये सब वोट उसे मिल सकता है, या बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, वो बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी? जी, जो ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है उन्होंने, पुंछ, राजौरी और अनंतनाग की कश्मीर वादी का जो पार्ट है, वो बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। उसमें उन्होंने लोगों को दिल जीतने की बात की है, जिसमें पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल के लोग हैं। पुंछ राजौरी में गुज्जर बकरवाल काफ़ी है और अनंतनाग का जो कोकरना का एरिया है वो भी गुज्जर डोमिनेट एरिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेजर पार्टनर जो है वहाँ से टूट के वो कहीं ज्वाइन न कर ले। अभी तो काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो अनंतनाग पुंछ राजौरी की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बीजेपी ने जीतने के लिए इसको ब्रेक किया है। और मुझे लगता है कि उसमें जो गुज्जर्स, हमेशा उनको पहले जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया था, बट पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए वो पिछले कई सालों से लड़ रहे थे। जब से चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी ने इनको रिजर्वेशन के दिया, अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद अब यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को भी राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। तो उसमें जो गुजर्स को जो फायदा मिले हैं, जैसे फॉरेस्ट एक्ट के तहत दे दिए हैं, वो बीजेपी ने दिए हैं, या उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दी हैं, तो उनके पास जो है 9 से 10 सीटें जो है गुज्जर बकरवालों को कोटे में जाएंगी। ऐसे ही जो है जो पहाड़ी लोग हैं, हालांकि पहाड़ी लोग को नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भी काफ़ी दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में, जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उसके दौरान भी उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को रिकमेंड किया था
कि इनको जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए पहाड़ी को, जिसमें शफी उड़ी भी इन्वॉल्व थे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, बट तब भी इनको रिजर्वेशन नहीं दी गई थी। तो इस दफा इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है कि पहाड़ी और गुजर्स को भी अपने साथ लिया है, क्योंकि हमेशा जो है गुजर्स की कश्मीर के लोगों के साथ लड़ाई रही है कि उन्होंने हमारा हमेशा जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या नौकरियां हो, हमेशा हमारा जो है उन्होंने पीस खाया है। और इसके लिए जो है इस दफा जो बीजेपी ने उनको रिजर्वेशन दी है और बाइफरकेट किया है, तो जाहिर है कि इसका फायदा बीजेपी को 100% मिलेगा। संजीत जी, मुझे एक चीज बताइए कि जो जम्मू कश्मीर का इस समय राजनीतिक समीकरण बन रहा है, हमने आप सभी से इस पर बातचीत की, मुझे एक चीज बताइए कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या राम मंदिर का विषय भी चुनावों में रहेगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। मेरा ये मानना है कि ख़ासतौर पर जम्मू का क्षेत्र जो है, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, या कश्मीर में भी यहाँ जो हिंदू अभी हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में ये एक मुद्दा रहेगा। और ये इन्होंने आपका टाइमिंग इनका देखिए कि जब मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ और इसका समाप्त होना, मंदिर का बनना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना, ये ठीक चुनावों से पहले आया है। और इसने पूरे जो देश को जो है, पूरे देश को नहीं, विदेशों को भी अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ हमारा हिंदू समुदाय है वो इसके प्रति जुड़ा है और इसका 100% इसका असर होने वाला है। जो लोग जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि जम्मू में हमने देखा कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग वहां भी गए हुए थे। और यहाँ मैंने खुद देखा कि गांव के एक छोटे छोटे मंदिर जो थे, 3 दिन तक वहां भी पूजा अर्चना चलती रही। तो इससे पता लगता है कि लोगों में कितना इसके बलबला था। और दूसरी बात यह है, बीजेपी जो बात स्कोर तो करेगी इस चीज को कि उन्होंने एक वादा किया था अपने वोटर से कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 2 मुद्दे आज भी मैं समझता हूं कि पूरी देश की जो कैंपेन होगा उसको प्रभावित करेंगे। एक दफा 370 का, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जो राम मंदिर और दफा 370 के मुद्दे थे, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में थे और आज इन्होंने पूरे किए हैं। यानी कि आप मानते हैं कि लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ये 2 बड़े मुद्दे जो हैं ये उनके दिमाग में रहेंगे कि ये 2 विषय जो है काफी महत्वपूर्ण विषय। जी जी बिल्कुल, दोनों महत्वपूर्ण है और इसको फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। संजीत जी, अगर विपक्षी पार्टियों की हम यहाँ पर बात करें तो कोशिश तो राष्ट्रीय स्तर पर हुई है कि एक सभी विपक्ष जो है लामबंद हो, लेकिन कई राज्यों में ये जो है सफल नहीं हुआ है। और अब जो बात सामने आ रही है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी तो प्रयास किया गया कि पहले गुपकार गठबंधन के माध्यम से और अब इंडिया गठबंधन के माध्यम से, तो क्या लगता है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी क्या इकट्ठे चुनाव यहाँ लड़ेंगी? क्योंकि यहाँ पर सीटों को लेकर खींचतान है। अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं, लद्दाख की 1 है, 6 है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सीधा साफ तौर पर कहा है कि पिछली बार जो उन्होंने 3 सीटें जीती थी उस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगी, अगर होगी तो बाकी 3 सीटों पर होगी। तो वहीं पीडीपी भी चाहती होगी कि कम से कम घाटी की 1 सीट पर चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तो चाहती है कि जम्मू की 2 सीटों पर लड़े, वो भी एक सपना देख रहे हैं कि कम से कम घाटी की सीट पर वो भी चुनाव लड़े। तो ये जो विरोधाभास चल रहा है इंडिया गठबंधन में, तो विपक्ष की क्या स्थिति है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि विपक्ष की स्थिति बहुत पतली है। और ये जम्मू कश्मीर की आप बात छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, और जम्मू कश्मीर में भी इस समय जो एक कहते हैं एक चुनौती जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनके नेता जो निकल के बीजेपी में आ रहे हैं, जैसे पुंछ से शहनाज गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं, वो एकदम पाला बदल के बीजेपी में आ गई। मुजफ्फर हुसैन बेग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बैठना, ये इंडिकेशंस हैं इस तरह के, उनका झुकाव, भले ही वो ओपनली इस तरह नहीं बीजेपी के साथ आए, लेकिन उनका झुकाव है। और मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे साफ कर दिया है। अब स्थिति इसमें सबसे खराब हुई है पीडीपी की। पीडीपी को अब कोई उम्मीद नहीं है कि
कोई इसको सीट मिलेगी, बहरहाल प्रयास करेंगे वो। गठबंधन बन सकता है? गठबंधन की मुझे उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि गठबंधन तभी बनता है जब सीट एक दूसरे के साथ शेयर। आपको लगता है एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव? एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, और जो अनंतनाग की सीट का मैं कहता हूं कि फिर फायदा जो है वो बीजेपी को मिले। संजीत जी, आपने कहा कि जम्मू में बीजेपी का पलड़ा भारी है, उधमपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है, अनंतनाग में भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे ला सकती है। तो मुझे बताइए, फिर घाटी की 2 सीटें बचती है, श्रीनगर और बारामूला, वहां पर क्या समीकरण बनेगा और वहां पर किसके ज्यादा चांसेस? देखिए, श्रीनगर सीट का तो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका एक आधार अच्छा है और लोग उनके साथ हैं अभी। या हम अब एक और चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब हम आउटराइटली कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पूरा जो देश के साथ आ गया है, जो मेरी एक फीलिंग है कि कश्मीर का बहुत सा हिस्सा अभी भी जो है वो बीजेपी के हक में नहीं है, खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है, साफ शब्दों में कहेंगे। वो किसी और एबीसी को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो उस आधार के ऊपर उसमें भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है। एक तो बारामूला में भी? बारामूला में भी दोनों, मुझे लगता है कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो रहेगा। हाँ, अगर बीजेपी अपना कोई सपोर्टेड कैंडिडेट जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का था या इस तरह से कोई ऐसा उनका बनता तो एक चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जीतना मुश्किल है। जीतना मुश्किल है। जी। मुझे एक चीज बताइए, लद्दाख में क्या होने जा रहा है? लद्दाख में तो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि वहां पर मांग उठ रही है, राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, 2 लोकसभा सीटों की मांग चल रही है और वहां पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। केंद्र ने बातचीत भी काफी दौर की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। तो लद्दाख में तो अभी अगर हम देखें, मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, पिछली बार बीजेपी ने चुनाव जीता था, इस बार क्या होगा? देखिए, लद्दाख का मामला जो है ना, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि कारगिल का अगर आप क्षेत्र देखें तो अधिकतर मुस्लिम, शिया मुस्लिम की आबादी है, और लद्दाख का जो है वो बुद्धिस्ट की जो है। यहाँ तक 2 लोकसभा सीटों का जो मांगना है वो तो फजूल है, क्योंकि किसी भी लिहाज से 2 सीटें वहाँ पे दी नहीं जा सकती। केंद्र सरकार की कोशिश यही रही है कि कहीं ना कहीं आपस में इनका तालमेल बैठ जाए और कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन जितनी सारी मांगे, अब बुद्धिस्ट की भी जैसे एसोसिएशन है, उन्होंने भी काफ़ी एक लड़ाई लड़ी है, एक अलग से अपनी चाहे भाषा को लेके है, चाहे उसको, अभी केंद्र सरकार उस पर मान नहीं रही है। लेकिन हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तालमेल बना के बीजेपी कोशिश कर सकती है और निकाल भी सकती है इसमें। अच्छा, डॉक्टर अजीत चंगू जी, मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो जम्मू और उधमपुर, ये जो दोनों लोकसभा क्षेत्र थे, ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। यहाँ उधमपुर से कितनी बार डॉक्टर करण सिंह जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। और अगर हम जम्मू लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग 1996 तक तो कांग्रेस का ही दबदबा था, और 1977 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उस समय स्वतंत्र उम्मीदवार ठाकुर बलदेव सिंह चुनाव जीते थे, तो 1996 तक तो कांग्रेस का ही दबदबा था। फिर तो 98 में वैद विष्णु दत्त साहब यहाँ से चुनाव जीते थे, फिर 99 में भी वो जीते, लेकिन फिर उनका देहांत हुआ तो उपचुनाव हुए। 2002 में फिर यहाँ पर उपचुनाव हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की विजय हुई। लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की, 2009 में भी कांग्रेस ने जीता। लेकिन 2014 से जब से मोदी फैक्टर आया है, मोदी वेव आई है, तब से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जो है जमीन जो है काफी मजबूत की है। तो मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी जो कमजोर हुई है जम्मू क्षेत्र में, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उन्होंने एक नेशनलिस्ट पार्टी का जो एक रोल था वो छोड़ दिया है। वो मिमिक करने लगे, वो अपने आप को ढालने लगे उसी राजनीतिक सांचे में जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस था या पीडीपी था। चूंकि एक अभूतपूर्व यहाँ पे एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई थी कि जम्मू के लोग कांग्रेस को एम्पावर करके लाते थे, लेकिन कांग्रेस की पार्टी पे वर्चस्व कश्मीर का था टोटलिटी में, और जो इश्यूज कांग्रेस को उठाने थे वो कश्मीर के इश्यूज उठाते थे। इन ए वे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक कब्जा रहा कांग्रेस पे, और उसके कारण कांग्रेस की जो रेलेवेंस रही, जो रेलेवेंस इसकी जम्मू में थी, वो रेलेवेंस खत्म होती गई। और कांग्रेस पार्टी अभी तक भी अपनी पार्टी को कहीं पे भी रिक्लेम, अपने पुराने एजेंडा को भी वो रिक्लेम नहीं कर पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आहिस्ता 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 से पॉलिटिक्स को अबंडन करके जम्मू में रेलेवेंट बन गई। कश्मीर में उनके लिए वैसी स्पेस नहीं है। इसलिए एक किस्म से आप कहिए राजनीतिक खुदकुशी के दौर से इस वक्त कांग्रेस चल रही है। अश्विनी जी, मुझे एक चीज बताइए कि इस समय जो जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है,
अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें और लद्दाख संभाग की भी अगर बात करें तो ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिसको सोचकर लोग वोट डालने जाएंगे? क्या मोदी फैक्टर ही एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, या यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी एक अपना रोल अदा करेंगे लोकसभा के चुनाव में? फिलहाल हम लोकसभा चुनाव की बात करें। जी देखिए कि जो जितनी भी ये सीटें हैं, 5 जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख की सीट है, इसमें मेन जो है मोदी फैक्टर मैटर करेगा, प्लस डेवलपमेंट फैक्टर करेगी। हालांकि बीजेपी ने अपने वर्कर्स को, जितने बूथ के जो इंचार्ज हैं, उनको ये भी बोला है कि मंदिर एक मुद्दा नहीं है। उसके दौरान जो हमने काम किए हैं, जो हमने बेनिफिशियरी को फायदा दिलाया है, फ्री राशन दिलवाया है, और बाकी जो इंश्योरेंस कवर है, हाउसलेस लोगों को हाउस दिए हैं, ये इश्यूज लेकर आप बेनिफिशियरी को इन्वॉल्व कीजिए और उनको साथ लेके चलिए। ये मेन मुद्दा तो ये रहेगा। प्लस अगर कांग्रेस की साइड से, क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल पर ही बिखरी हुई है और लीडरशिप क्राइसिस वहां पर भी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर हमेशा कांग्रेस को लोगों ने जिताया जम्मू से, और कश्मीर से 5 या 6 सीटों पर ही दबदबा रहा है कांग्रेस का, बट मोस्टली जो जम्मू में था। बट अब ये पोजीशन हो चुकी है कि एक वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यहाँ पर 10-12 सीटें होती थी और असेंबली में, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 2 या 3 पर सिमट गई थी लास्ट टाइम। और इस दफा जो है, पिछली दफा पीडीपी की 2-4 सीटें निकाली थी। मुझे लगता नहीं है पीडीपी को कुछ यहाँ मिल पाएगा। और अश्विनी जी, जो लोकसभा के चुनाव यहाँ होने जा रहे हैं, क्या धर्म जाति ये भी एक विषय रहेगा? मुझे लगता है कि ये एक इशू आएगा, क्योंकि ये गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ीज, जम्मुआइट, कश्मीर के लोग, वो सारे इश्यूज आएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 के बारे में, इवन कश्मीर के लोगों ने भी ये सोचना छोड़ दिया है कि 370 अब दोबारा आएगा। ये लोग समझदार है, कश्मीर के लोग पॉलिटिकल बड़े होते हैं। आप समझते हैं कि लोगों ने इससे कहीं ना कहीं रिकनसाइल कर लिया है कि 370 वापस नहीं आने जा रहा? बिल्कुल, उन्होंने, चाहे वो इनके फायर ब्रांड लीडर हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या गुलाम नबी आज़ाद हो, एक्सेप्ट महबूबा मुफ्ती को छोड़ के, वो तो अभी भी कहती है कि 370 में वापस दिलाऊंगी आपको। तो एक लोगों को ये पता लगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, वो हटा दिया गया, एब्रोगेशन हो गया उसका। तो मेन जो इश्यूज होंगे, इसको बीजेपी की पूरी इस वक्त कोशिश होगी कि यहाँ पर जो है डेंट किया जाए, बारामूला की सीट ली जाए। अनंतनाग की सीट तो वो अपने आप उनको मिल जाएगी, पुंछ राजौरी साथ में जोड़ दिया है। वहाँ गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी काफ़ी लोग हैं। अनंतनाग में कोकरनाग का इलाका गुज्जर एरिया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली कैंडिडेट की है कि कैंडिडेट कौन सा लाएंगे। अभी 4-5 लोगों के नाम चल रहे हैं उस पर, और मुझे लगता है कि ये यंगस्टर, क्योंकि हिली एरिया है सारा, तो यंगस्टर, ये जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी सिटिंग एमपीज हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनमें से किसी को सीट देंगे ये, और फ्रेश कैंडिडेट लाएंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे, साफ सुथरा होगा। जिस तरह से अभी जेपी नड्डा ने एक मीडिया इंटरव्यू में भी बोला था कि हमने सिलेक्शन करने से पहले हर एक बंदे की फाइल सामने रखी होती है, तो हर एक बंदे का बैकग्राउंड और किसने क्या क्या किया, आप मीडिया में जितना मर्जी आ जाओ, बट ग्राउंड पर आपने क्या किया है वो जो है पार्टी देगी, और आपको कल को कहेगी, साइलेंट करके कहेंगे आपको, आप एमपी लिए छोड़ दो, आपको एमएलए बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो लोगों को ऐसे ऐसे भी चीजें बोली जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अजय चंगू जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी हाल ही में जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखी होगी, तो उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया, जो विकसित भारत की जो योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या बाकी योजनाएं हो। क्या आपको लगता है कि जो योजनाएं आई हैं, जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं आई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में? डेफिनेटली रहेगा। देखिए, उस बेसिस पे जब हम परफॉर्मेंस की बात करें गवर्नमेंट्स की, तो आंकड़ों के आधार पर भी और वैसे भी परफॉर्मेंस के आधार पर भी भाजपा ने गवर्नेंस के लेवल पे कांग्रेस से बेटर एक रोल प्ले किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पे ये इशू एक बैक सीट लेते हैं, बिगर पॉलिटिकल इश्यूज सामने रहते हैं। जैसे मान लीजिए आतंकवाद अभी खत्म विषय नहीं हुआ है, आतंकवाद की जो आंतरिक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है वो विषय लोगों के सामने है। आतंकवाद के प्रति क्या सरकार का फंडामेंटल अप्रोच चेंज हो गया, ये इश्यूज हैं। तो
ऐसे बड़े पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नेशनलिस्ट इश्यूज चूंकि डोमिनेंट रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्या मूलभूत रूप से आतंकवाद के प्रति जो भाजपा के समय पे जो भारत का राज्य था उसका अप्रोच डिफरेंट रहा है, और भाजपा से पहले कांग्रेस या नॉन कांग्रेस रिजीम्स के वक्त जो राज्य का रोल था वो डिफरेंट रहा है। मुझे लगता है कि उन लेवल्स पे बहुत एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, चूंकि कंटेस्टेशन नहीं है इसलिए जो मुद्दा भाजपा सामने कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बोला और कि एक तरह से बीजेपी को खुला मैदान दे दिया गया। मुझे लगता है कि खुला मैदान दिया गया है, और जो यहाँ पे नॉर्मली जम्मू की लीडरशिप आर्टिकुलेट करती थी पॉलिटिकल ओपिनियन को, बीजेपी और कांग्रेस के दायरे के बाहर भी उनमें से बहुत बड़ा लीडरशिप का वर्ग बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। इसलिए कंटेस्टेशन उन इश्यूज को लेके जहां पे बीजेपी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो कंटेस्टेशन नहीं है। संजीत जी, पिछले अगर 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो जम्मू में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पूरे हुए हैं, नए प्रोजेक्ट भी आए हैं। जम्मू एक ऐसा स्थान है जहां आईआईटी है, आईआईएम है, आईएमसी है, एम्स है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ खुले हैं, तो ये भी जनता के मन में रहेगा, ये भी एक फैक्टर रहेगा? देखिए, ये मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा भिन्न हूँ इस मामले में। ये एक फैक्टर रहता है। मैं आपको बताऊं कि जब 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो तब उनकी जनसभा जहां हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू में आईआईएम खुलेंगे, आईआईटी खुलेंगे। ये उन्होंने उस वक्त वादा किया था और ये पूरा हो गया, और ये वादा पूरा हुआ है। इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। इसके बाद एम्स की बात करें, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईएमसी है, कितने बड़े संस्थान जो हैं यहाँ पे खुले हैं। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कश्मीर में उसके एक शाखा खुली है जी, और दूसरी खुली है या अभी खुलने वाली नहीं, है? अभी खुली नहीं है मेरे ख्याल। अभी ये शायद मुझे भी पूरा मालूम नहीं है, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, हाँ। लेकिन उसमें दूसरी एक बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे सड़कों के प्रोजेक्ट हैं, ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जैसे श्रीनगर को अभी प्रधानमंत्री ने 80 किलोमीटर का जो रेल का लाइन है वो भी जोड़ दिया, वहाँ पे रेल चलना शुरू हो गई और संगलदान तक। और जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी चलेगी, ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जो आपको ज़मीन पे दिखते हैं, ग्राउंड पे दिखते हैं। सड़कें देखिए यहाँ की, यहाँ से उधमपुर जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे, आज आप 1 घंटे में उधमपुर पहुँच रहे हैं। पर्यटन का एंगल से आप देखिए कितना पर्यटक यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र की योजनाएं जो हैं, गांव में जो वोटर है ना, वोट देने जाता है, जिसको सिलेंडर मिला, उसको मिला है, वो तो मोदी का गुण गाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो आम जनता के, गरीब जनता के मुद्दे हैं, ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करेंगे वोट की राजनीति में? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और बार बार उन्होंने एक जो नया नारा दिया है कि मोदी है तो मोदी का नाम गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है, और ये उन्होंने सिद्ध किया है पिछले 10 सालों में। अब आखिर में संक्षेप में एक ओपिनियन पोल ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कुल मिलाकर 6 लोकसभा सीटें हैं। संजीत जी, आप बताइए किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? मेरे हिसाब से 3 मिलनी चाहिए बीजेपी को, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और एक का मैं कह नहीं सकता अभी, मतलब 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी। लद्दाख का ऐसे ही लगता है मुझे, मुश्किल है अभी, मुश्किल कहना अभी। डॉक्टर अजय चंगू जी, आप बताइए क्या समीकरण होगा और क्या होगा यहाँ पर? लगभग जो ये बोल रहे हैं 3, मुझे लगता है कि वही रहेगा। 3 बीजेपी, एक अब वो बाकी 2 में क्या दोनों ले लें, उनमें डिवीजन हो जाए, लेकिन लद्दाख का डिपेंड करेगा। जो अभी हाल ही में वहाँ पे एजिटेशन वहाँ पे चली है, मतलब आप सीटों के हिसाब से बताइए कि मुझे लगता है कि 3 सीटें कम से कम भाजपा को आएंगी यहाँ। और विपक्षी पार्टियों में? विपक्षी पार्टियों में मुझे लगता है कि डिवीजन हो सकता है, 1-1 हो सकता है, या हो सकता है कश्मीर से दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाए। मतलब आप कह रहे हैं कश्मीर के श्रीनगर और बारामुल्ला वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा सकती है, जम्मू संभाग की 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जा सकती है, और जो अनंतनाग है, जो आधा कश्मीर का हिस्सा है, आधा जम्मू का हिस्सा है, वो भी बीजेपी को जा सकती है। देखिए, थ्योरेटिकल लेवल पे अगर हम समझे, जो हम कहते हैं उस लेवल पे, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि बीजेपी को जा सकती है। लेकिन इसमें एक हिच है, वो ये है कि भाई हम इस इलेक्शन में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अश्विनी जी, आप बताइए अपने अनुभव के हिसाब से, आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इतने दशकों से सक्रिय हैं पत्रकार के तौर पर भी,
तो जमीन पर भी आपकी पकड़ है, लोगों की नस भी आप समझते हैं, क्योंकि आप मिलते जुलते। मुझे बताइए कि सीटों के हिसाब से, सीधा जवाब मैं चाहूंगा, सीटों के हिसाब से बताइए। देखिए ऐसा है कि 6 सीटें जो है 5 जम्मू कश्मीर की, 1 लद्दाख की सीट है। इस वक्त बीजेपी के पास 3 सीटें हैं और उनकी कोशिश है कि वो 5 सीटों पर स्ट्राइक करे और उसमें चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़े किए जाए, चाहे वो किस तरह है कि एक सीट शायद फ्रेंडली जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद छोड़ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों को कहा जाएगा कि वो बारामूला पर सपोर्ट करे, अनंतनाग पर सपोर्ट करे। और लद्दाख के लिए जो अभी क्राइसिस बढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट टीम जो है उनकी वो काम कर रही है, उसको शायद सॉल्व कर देंगे। कोई ना कोई वाया मीडिया लगाया तो वो बीजेपी मुझे लगता नहीं है कि लद्दाख की सीट छोड़ने वाली है, अदरवाइज उनके लिए काफी सेटबैक होगा। नंबर बताइए, नंबर बताइए। सीट 5 सीटें बीजेपी ले सकती है, 5 सीटें। 5 सीटें, और 1 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ सकते हैं या वहां भी वो कंटेस्ट करेंगे। बट मुझे लगता है कि 1 एनसी को दे देंगे, बाकी 5 वो कैप्चर करेंगे, क्योंकि अगला जो सरकार बनेगी यहाँ पर वो एनसी और बीजेपी के बनने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी ने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर हम एक मीठा गीत सुनेंगे संजीत खजूरिया की वाणी से। एक पहाड़ी गीत, थोड़ा सा वो हिमाचल का है लेकिन मुझे चूंकि पसंद है। उमाए नी मेरिए शिमले दिराएं चंबा किन्नी गदूर हाय, वो चंबा किन्नी गदूर। ओ शिमले नी वसना बसोली नी बसना, ओ शिमले नी वसना कसोली नी वसना, जाना चंबे जरूर हाय, वो जाना चंबे जरूर। संजीत खजूरिया जी, डॉक्टर अजय चंगू जी, अश्विनी कुमार जी, आप सबने हमारे साथ इस विशेष चर्चा में आपने भाग लिया और अपने जो है काफी बहुमूल्य राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक विशेष चर्चा थी जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। चूंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनके संबंध में हमने ये चर्चा की और यहाँ पर जो तीनों विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका यही मानना है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें निकाल सकती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अगर हम पूरे नटशल में देखें, कंक्लूजन में देखें, तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी होने जा रहा है और राम मंदिर का मुद्दा हो, अनुच्छेद 370 का मुद्दा हो, वो बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में। और साथ ही में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू न्यूज तक।